नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। It's very difficult to say at what level we will pause because the situation is dynamic, the situation is extremely uncertain. महंगाई पर चिंता बरकरार। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार बढ़ाई दरें। 0.5% रेपो रेट बढ़ाकर FY23 के लिए जीडीपी ग्रोथ लक्ष्य 7.2% पर बरकरार। रेपो रेट बढ़ने से फिर ईएमआई होंगी महंगी। होम, ऑटो, पर्सनल लोन के लिए खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे। पुराने ग्राहकों पर भी बढ़ेगा बोझ। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार फ्लैट बंद। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद ऊपरी स्तर से फिसला बाजार। बैंकिंग और आईटी शेयरों में हल्की खरीदारी। ऑटो, पावर, कंज्यूमर, ड्यूरेबल शेयरों में दबाव। दिल्ली एनसीआर में फिर महंगी हुई पीएनजी। इंद्रप्रस्थ गैस ने पीएनजी के दाम में की 2.5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। कीमत बढ़कर 50 रुपए के पार। लागत बढ़ने का दिया हवाला। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन। राहुल, प्रियंका समेत कई नेता हिरासत में। बीजेपी का आवार, महंगाई सिर्फ बहाना, असली मकसद परिवार बचाना। कंपटीशन कमीशन के हाथ होंगे और मजबूत। विदेशी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण सौदे पर लेनी होगी एंटी ट्रस्ट कानून के तहत मंजूरी। कंपटीशन कानून में बदलाव को लेकर लोकसभा में बिल पेश। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की। दरअसल महंगाई अभी भी बहुत बड़ी चिंता है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट पॉलिसी में लगातार तीसरी बार आरबीआई ने दरें बढ़ाकर प्री कोविड लेवल पर इसे ला दिया है। 0.5% की बढ़ोतरी के साथ अब रेपो रेट बढ़कर 5.4% पर चला गया। हालांकि FY23 के लिए महंगाई का अनुमान 6.7% रखा गया है, तो वहीं ग्रोथ यानी कि जीडीपी का अनुमान FY23 के लिए 7.2% बरकरार रखा गया है। तो वहीं आरबीआई गवर्नर का मानना है कि अभी ये कहना मुमकिन नहीं होगा कि आखिर आरबीआई दरें बढ़ाने को कब रोकेगा। It's a very, very uncertain situation, and it's not as if I'm trying to, answer to your question. It's not as if I'm trying to be diplomatic or anything. It's very difficult to say at what level we will pause because the situation is dynamic, the situation is extremely uncertain. Inflation is projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q2 at 7.1%, Q3 at 6.4%, and Q4 at 5.8%, with risks evenly balanced. यानी कि अभी महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दरें लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन इसका एक साइड ये है कि हमारी और आपकी ईएमआई लगातार बढ़ती जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस रफ्तार से बढ़ी है हमारी और आपकी ईएमआई। विपिन भट्ट जी से समझेंगे इसको। विपिन जी बताइए, ईएमआई का जो बोझ है उसकी पूरी कहानी, पूरा लेखा जोखा क्या है? जी बिल्कुल। तो आज एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है और अगर ब्याज दरें या रेपो रेट बढ़ा है तो तय है कि आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी, भले ही आप नया लोन लेने जाएं या फिर आप पुराने ग्राहक ही हों। अब देखिए कैसे क्या होने वाला है। अगर हम पहले एक नज़र डालने की दरें कब तक बढ़ी हैं, अभी तक 140 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो गया है। 4 अप्रैल को 40 बेसिस पॉइंट, तो रेपो रेट बढ़कर हो गया था 4.4%। 8 जून को फिर 0.5% बढ़ाया तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास पहुंच गया, और 5 अगस्त यानी कि आज इसमें फिर से 0.5% की बढ़ोतरी हुई है। तो अब रेपो रेट 5.4% पे, यानी करीब 1.5% के आसपास का जंप यहां पर आ गया है। अब थोड़े होम लोन के हिसाब से इसको समझ लेते हैं कि आपका होम लोन और उस पर जो ब्याज आपको लगता है उसमें क्या परिवर्तन आया। 4 अप्रैल को अगर वो दर 7% थी तो बढ़कर हो गई 7.4%। 8 जून में जब बढ़ोतरी हुई तो उस बढ़ोतरी के बाद जो दर 7.4% थी वो 7.9% पर पहुंची, और आज की बढ़ोतरी के बाद जो 7.9% पर पहुंच गई थी दर, वो 8.4% पर पहुंच चुकी है, यानी करीब 8.5% के आसपास को होम लोन अब हो गया। वैसे अलग अलग बैंक इसे अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। अब अगर बैंक मान लीजिए कि 0.5% है, जो बढ़ोतरी आज हुई है उतनी की उतनी बढ़ोतरी कर देते हैं आपके होम लोन में,
और अगर 50 लाख का होम लोन है और 20 साल के लिए आपने लिया है तो देखिए कितना अंतर आएगा। पहले ये 7.75% पर था तो 41,047 रुपए की आपकी ईएमआई आ रही थी, और वो ईएमआई जब ये 8.25% पर पहुंच जाएगा, यानी कि आज की जो बढ़ोतरी है 0.5% की, वो पूरी की पूरी लागू कर दी जाए तो 42,603, यानी करीब करीब आपका यहां पर 1,500 रुपए से कुछ ज्यादा का इजाफा आपके होम लोन की किस्त में हो जाएगा, 1,556 रुपए टू बी प्रिसाइज। अब कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ये 50 लाख का लोन था, कुछ और लोन से हम समझेंगे कि कितनी ये ईएमआई बढ़ सकती है। आगे बढ़ाते हैं इसको। अगर यही आप 1 करोड़ का लोन ले लें या कोई दूसरा ले लें तो वहां पर उसी प्रोपोर्शन में आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट यहां पर ये होगा स्मिता कि नए ग्राहकों को तो लोन महंगा मिलेगा ही बढ़ी हुई दर पे, बल्कि शायद एक बार गुंजाइश बन जाए कि उनको शायद सस्ता लोन मिले। लेकिन जो होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी कि रेपो रेट से जुड़े हैं, तो जितना रेपो रेट बढ़ता है उतनी ही बढ़ोतरी उनमें हो जाती है। तो खास तौर पर जिन लोगों ने थोड़े दिन पहले सस्ते लोन लिए थे उनके लिए थोड़ी मुश्किलें यहां पर बढ़ेंगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विपिन जी। और आरबीआई दरें बढ़ी हैं तो अब आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी, तो आप इस बढ़े हुए बोझ को कैसे एडजस्ट करेंगे? साथ ही नया लोन लेने वाले भी सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और फेडरल बैंक के आशुतोष खजूरिया का कहना है कि कर्ज महंगा होने का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है, आरबीआई आगे और दरें बढ़ाएगा। बहुत ही कम है ऐसे तादाद में जिनका अनुमान है कि ये 6 के ऊपर जाएगा रेपो रेट। अब वो उसको पहले 50-50 करके पहले बढ़ा लेते हैं या शुरू उसकी पेस जो है वो धीमी रखते हुए 25-35 इस तरह से चलते हैं, इसमें विकल्प हो सकता है। तो अगर आपको 6% की ओर बढ़ना है तो आपने शुरू में ये तीसरा आपने देखा 50-50 की तीसरी हाइक हुई है, मतलब 150 बेसिस पॉइंट हम बढ़ चुके हैं तकरीबन। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इनफैक्ट 5.40 पे आज आ चुके हैं, 140 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हो चुकी है, 40-50-50 ऐसे। महंगाई पर ब्याज दर बढ़ने का कितना दिखेगा असर और महंगाई अभी भी कितनी बड़ी चिंता है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे मार्केट की। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार फ्लैट बंद हुआ। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार ऊपरी स्तर से फिसल गया। सेंसेक्स 79 पॉइंट चढ़कर 58,388 और निफ्टी 16 पॉइंट चढ़कर माफ कीजिएगा 17,398 पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में हल्की खरीदारी दिखी। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, किन सेक्टर्स में आज तेजी और किन सेक्टर्स में आज मंदी देखने को मिली मार्केट में? तो देखिए, निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको सीमेंट शेयरों का दबदबा दिखेगा। टॉप गेनर्स की लिस्ट में आपको अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट दोनों ही स्टॉक्स लगभग 2.25% के आसपास ऊपर दिखाई देंगे। इसके अलावा हैवी वेट्स में आईसीआईसीआई बैंक लगभग 2% ऊपर, और उसी तरीके से यूपीएल में भी आपको तेजी आती हुई नजर आई। लूजिंग एंड पे थोड़े बहुत मेटल शेयर्स और ऑटो शेयर्स थे। हिंडाल्को, ब्रिटानिया, खास करके एमएनएम की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स के बाद यहाँ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, और आइशर मोटर्स में भी लगभग 2% की गिरावट आती हुई दिखाई दी। गेनर्स की बात करें तो गोल्ड फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस में, और उसके बाद एफडीसी, एनबीसीसी जैसे स्टॉक्स में आपको 4 से 5% की तेजी दिखी। लूजिंग एंड पे आपको वेंकीज बहुत दिनों के बाद यहाँ प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखाई दी, 11% नीचे। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन, गुजरात एल्कलीज और वेल्सपन कॉर्प कमजोर नतीजों के बाद 5 से 6% गिरते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए यतिन आपका। और अब बात जरा राजनीतिक खबरों की करते हैं, जहां महंगाई को लेकर महाभारत मची हुई है। महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया। पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर नारेबाजी की, और इसके बाद राहुल गांधी संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च पर निकले। उन्हें पुलिस ने रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में मौजूद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। वो अपने सांसदों के साथ पीएम आवास घेरने के लिए निकली, पर उन्हें भी पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद वो सड़क पर ही बैठ गई। फिर पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। अजय माकन, सचिन पायलट, हरीश रावत, अविनाश पांडे, इन सभी बड़े नेताओं को आगे बढ़ते हुए पुलिस ने रोका और फिर हिरासत में ले लिया। संसद में राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के दौरान हिरासत के लिए जाते वक्त राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया।
हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी है। तो वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के लिए महंगाई, बेरोजगारी बहाना है, मकसद तो सिर्फ ईडी को डराना है। जब भी चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी चर्चा करके भाग जाती है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने। मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया? बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए? तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है। सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। इधर महंगाई पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली वालों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर पीएनजी के दाम बढ़ गए। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी के दाम में प्रति यूनिट 2 रुपए 63 पैसे की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही बीते 2 हफ्तों से भी कम वक्त में पीएनजी की कीमतों में ये दूसरी बार इजाफा हुआ है। और सपने पूरे होने के लिए जरूरी है सपने देखना। इसरो ने भी चांद और मंगल छूने का सपना देखा। पहली बार में ही मिशन मंगल की कामयाबी ने देश का सिर पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। हालांकि चांद छूने की तमन्ना पूरा होते होते थोड़ी सी रह गई, लेकिन इसरो कहां हार मानने वाला है। उसने तो बस एक ही जिद पकड़ रखी है, मुझे चांद चाहिए। आजादी के 75 साल के मौके पर हम आपको इसरो के मिशन मून की कहानी दिखाते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले चंद्रमा की तरफ जाएंगे चंद्रयान 1 में। तो मिशन चंद्रयान एक महत्वाकांक्षी मिशन था इसरो के लिए, जब उसने अंतरिक्ष में अपनी दूरी को थोड़ा और बढ़ाया और चल पड़ा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा पर पहुंचकर या उसके ऑर्बिट में पहुंचकर यहां पर बहुत सारे काम होने थे। 2008 22 अक्टूबर को चंद्रयान ने उड़ान भरी, यहीं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इस मिशन की लाइफ 2 साल रहने वाली थी, यानी इसके साथ जो ऑर्बिटर पहुंच रहा था चंद्रमा की कक्षा में, वो 2 साल तक चंद्रमा के चक्कर लगाकर धरती पर कुछ अहम जानकारियां भेजने वाला था। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज करने वाला हमारा चंद्रयान 1 ही था। तो ये पूरा मिशन बड़ा एक्साइटिंग था। एक ही बार में सफलता यहां मिल रही थी और जिस रॉकेट में सफर पूरा गया वो था PSLV XL C11 और खर्च देके महज 386 करोड़ रुपए। ऐसे रकम आपको बड़ी लगेगी, लेकिन जब आप दूसरे देशों की तुलना में देखेंगे तो इसरो ने इस मिशन को बहुत ही किफायती अंदाज में सक्सेसफुली पूरा कर लिया था और इस तरह से उसने बता दिया दुनिया को कि इसरो में कितनी ताकत है। लेकिन इसरो यहीं रुकने वाला नहीं था। अगली नजर थी उस लाल ग्रह यानी मंगल पर और तैयार था मंगलयान। चलिए सीधे मंगलयान से चलेंगे मंगल की तरफ।
ग्रह पर आपका स्वागत है। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो के इतिहास का सबसे सफल मिशन या अभियान कहा जा सकता है। 2013 में मंगलयान 1 ने उड़ान भरी भारत के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये यात्रा लंबी होने वाली थी क्योंकि मंगल तक की दूरी थोड़ी ज्यादा थी और इसको तय करने में वक्त लगना था। ये मिशन भी 2 साल का था, यानी जो ऑर्बिटर मंगल तक पहुंचता उसे 2 साल तक मंगल ग्रह के चक्कर लगाकर हमारे पास बहुत ही कीमती जानकारियां मंगल ग्रह के बारे में भेजनी थी। तो जैसा मैंने कहा, लंबी यात्रा थी तो उसकी तैयारियां भी लंबी थी। आपको याद होगी मिशन मंगल, वो मूवी जिसमें इस पूरी यात्रा को दिखाया गया है, कितने चैलेंजेस थे और उसके लिए खास तैयारियां की गई थी। जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया वो था PSLV XLC-25। काफी प्रिसीजन के साथ इसको भेजा गया, बहुत बारीकियों का ख्याल रखा गया मंगल तक पहुंचने में, और तभी ये सफलतापूर्वक मंगल तक पहुंचा। जो बड़ा अचीवमेंट था वो था 448 करोड़। महज इतनी रकम में इस तरह का काम करने वाला दुनिया का अकेला अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना इसरो, जिसने इतने कम पैसों के खर्च में मंगल यान को मंगल की कक्षा में पहुंचा दिया और साथ ही रिकॉर्ड बनाया पहले ही अटेम्प्ट में सफलता को प्राप्त करने का। सितंबर 2014 मार्स के ऑर्बिट में पहुंच चुका था मंगलयान और इसरो की सफलता का डंका पूरी दुनिया में बजा इस कारनामे के लिए। इससे उत्साहित होकर इसरो ने सोचा थोड़ा और आगे जाते हैं। आप चांद की कक्षा में पहुंच गए, आप मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गए और ऑर्बिटर को सक्सेसफुली वहां स्थापित कर दिया, लेकिन अब बारी थी लैंडिंग की, सतह पर उतरने की, और तब अस्तित्व में आया चंद्रयान 2। इस यात्रा में ऑर्बिटर तो जाना ही था, लेकिन एक लैंडर भी जाना था जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। तो चलिए चंद्रमा की यात्रा पर एक बार फिर चलते हैं चंद्रयान 2 में। चंद्रयान 2 इसरो के लिए कई मायनों में एक चैलेंजिंग मिशन था। कैसे चैलेंजिंग था? क्योंकि इससे पहले आप चंद्रमा पर गए एक ऑर्बिटर लेकर, आप मंगल ग्रह पर गए एक ऑर्बिटर लेकर। इस बार भी चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर था, लेकिन उसके अलावा उसमें 2 और चीजें थी। इस बार साथ में गए थे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, और यहां पर चैलेंज था चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का, जहां पर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करता और उसके बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से बाहर निकलता, चंद्रमा की सतह पर घूमता, ढेर सारी जानकारियां इकट्ठा करता और हमें वापस भेजता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। हम सब ने वो लाइव टेलीकास्ट देखा जिसमें विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से बस थोड़ा ही ऊपर था जब उससे संपर्क टूटा और फाइनली वो चंद्रमा की सतह पर क्रैश कर गया। यानी मिशन पूरा नहीं हुआ। तस्वीर उस वक्त की गवाह है एस सिवान, जो कि इसरो के उस वक्त के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद उस वक्त मौजूद थे इसरो के हेडक्वार्टर्स में इस ऐतिहासिक पल के लिए, लेकिन जब मिशन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने सांत्वना दी और कहा कि आगे और कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी, और इसरो ने इसे ही अपना मूल मंत्र बनाया। उन्होंने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी हैं और चंद्रयान 3 अब लॉन्च के लिए लगभग तैयार है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर पर और नजर डालते हैं इसरो के आने वाले प्रोग्राम पर। तो क्या है इसरो के भविष्य के कार्यक्रम, कौन से मिशन है जो वो करने जा रहा है? मैंने जैसे आपसे कहा चंद्रयान 3 लगभग तैयार है एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए और फिर से एक नई कहानी लिखने के लिए। सन 2023 में एक बार फिर चंद्रमा की तरफ जाएगा और एक और बड़ा मिशन अब इसरो की लिस्ट में जुड़ गया है, वो है गगनयान का। 2023 में इसे भी हम जाता हुआ देखेंगे। हालांकि 2023 वाला जो गगनयान जाएगा उसमें मानव नहीं होंगे, ये मानव मिशन है जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अंतरिक्ष में जाएंगे। 2024 में वो उड़ान होगी जब 3 एस्ट्रोनॉट
इस गगनयान से अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां पर 7 दिन तक रहेंगे। तो बहुत कुछ है आने वाले वक्त में जो इसरो के पिटारे से निकलेगा, लेकिन अब जाते जाते हम आपको इसरो की असली ताकत बताते हैं। वो है इसके रॉकेट्स जो धीरे धीरे कालक्रम में एक के बाद एक डेवलप होते गए। और देखिए SLV 3 अगस्त 1980 से ये सफर शुरू हुआ था, उसके बाद ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV Mark II और अब GSLV Mark III, और पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम तक पहुंच गई है और सुदूर अंतरिक्ष में जाने की ताकत हमने डेवलप कर ली है। यानी आज जब आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, इसरो एक ऐसी संस्था है जो हमें अपने देश पर और इस संस्थान पर गर्व करने का एक बड़ा मौका देती है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के अनुसंधान में इतनी बड़ी सफलताएं और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो हम सबको इसरो आगे भी गर्व करने का मौका देता रहेगा, इसी उम्मीद में हम सब रहेंगे और यही इसरो की भी कोशिश रहेगी। जय हिंद। बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसका 7वां दिन भी भारत के लिए बेहद अच्छा रहा। इतिहास रचते हुए मुरली श्री शंकर ने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा स्प्रिंटर हिमा दास ने विमेन 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। साथ ही बॉक्सिंग में जैस्मीन और अमित पंघाल ने क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। आपको बता दें कि मेडल टैली में भारत एक स्थान नीचे खिसक कर 7वें स्थान पर फिलहाल आ गया है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में आज रात 12:25 पर भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से आज भिड़ेगी। शाम 5:30 पर बैडमिंटन मेंस सिंगल राउंड 16 में किदाम्बी श्रीकांत उतरेंगे और साथ ही विमेंस सिंगल की अगर बात करें तो उसके राउंड 16 में शाम 6:10 पर PV सिंधु खेलेंगे, जिसका इंतजार पूरे देश को रहेगा। इसके बाद 11:20 पर बैडमिंटन मेंस और विमेंस सिंगल होना है, जिसमें लक्ष्य सेन और आकृषि भाग लेंगे। रात के 12:45 पर स्क्वाश मिक्स्ड डबल्स का क्वार्टर फाइनल आप देख सकेंगे। ये तमाम वो कार्यक्रम हैं जो आज निर्धारित किए गए हैं कॉमनवेल्थ में। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।